ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। तो वापस से उसी डायग्राम पे, डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और ताकि आप लोगों को एंगल्स वगैरह दिखाई दे। आप चाहो तो वापस से रीड्रॉ कर सकते हो डायग्राम को। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला देखो कैसे आएगा। लेटरल शिफ्ट, ग्लास स्लैब ले लिया मैंने, इसकी थिकनेस कितनी ले ली मैंने, इसकी थिकनेस ले ली मैंने टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था म्यू, बाहर कितना था म्यू इक्वल टू 1। इंसिडेंट रे कैसे आ रही थी, ऐसे करके आ रही थी, कितना एंगल पे आ रही थी, आई एंगल पे। फिर क्या होगी यहाँ पे, ये ऐसे बैंड होगी थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी थी। फिर यहाँ पे वापस से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, फिर ये ऐसे जा रही थी। और अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसे जाती, ऐसे जाती। तो लेटरल शिफ्ट क्या आता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी है, इसको मैंने एल बोल दिया। अब ये डिस्टेंस, ये एंगल आर है, ये वाला एंगल भी आर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है आपका ई। तो इसको लेटरल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, लेटरल शिफ्ट मुझे ये एल निकालना है। एल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इस नॉर्मल को और आगे बढ़ा दूं, इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दूं, इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम देता हूं सी, इसको नाम दे देता हूं डी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ट्राइंगल ए बी सी में यहां से यहां तक क्या हो गया, ये थिकनेस होगी इसकी, एंगल पता है आपको, तो ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में देखो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है टी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी इक्वल टू, क्या ये कॉस आर होगा, ठीक है कॉस आर ही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस आर होगा। तो यहां से आपका ए सी निकल जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सैक आर। अब इस ट्राइंगल में देखो, अब मुझे ये वाली साइड पता चल गई, ए सी कितना होगा, ए सी होगा हमारा टी sec r। अब ए सी पता चल गया मुझे, तो मुझे अब सी डी निकालना है। सी डी कैसे निकाल लेंगे, अच्छा बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या, ये टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट है ना पूरा, तो टोटल एंगल कितना होगा आई, आई में से अगर मैं आर माइनस कर दूं तो ये वाला जो एंगल होगा, क्या ये आई माइनस आर होगा, ये एंगल कितना होगा आई माइनस आर। अब इस ट्राइंगल में देखो, कौन से ट्राइंगल में, ए सी डी में, ये एंगल है आई माइनस आर, ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लेटरल शिफ्ट लेना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना दोनों के बीच में, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। आपको ये हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब आ जाओ कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में देखो, सी डी अपॉन ए सी क्या होगा, साइन आई माइनस आर। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इंटू साइन आई माइनस आर। और ए सी तो हम निकाल चुके हैं, ए सी कितना है टी sec आर। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, टी sec आर, टी sec आर इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक है बेटा, सी डी तो आपका एल है, तो यही आपका लेटरल शिफ्ट होगा, टी sec r इंटू साइन माइनस आई आर। ठीक है, इसको लिख लेना, ये आपका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नीट वगैरह में कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा, आपको थिकनेस पता होती है तो आप डायरेक्टली, एंगल पता होते हैं तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हो। इसको नोट कर लो बेटा, टी sec r इंटू साइन आई माइनस आर। तो देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अब
मान लो रे डेंसर से जा रही है रेयरर मीडियम में, रे किसमें से जा रही है, मान लो ये वाला जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो है रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है, ठीक है। ये मैंने बनाया नॉर्मल, तो मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया ना, ये आई एंगल हो गया। डेंसर से रेयरर में जब लाइट जाती है तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। जो लाइट की रे वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो लाइट की रे कुछ ऐसे जाएगी। अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाता जाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो एक एंगल ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं, ये नॉर्मल बन गया आपका, ठीक है, ये आपका नॉर्मल। अब लाइट की रे कैसे जाएगी, अब लाइट की रे ऐसे जाएगी, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90। तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे आईसी, बोलो आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम, कितना हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आईसी आप डिफाइन कर सकते हो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल when rays goes from, when rays goes from, ध्यान देना यहाँ पे डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, रेयरर टू डेंसर मत कर देना, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। आप चाहो तो इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो कि डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर, देन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, then at an angle of incident when refracted incident, then at an angle of, then at an angle of incident when refracted ray become, when refracted angle become 90 डिग्री, इसको भी नोट कर लो, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। that angle of incident is called, that angle of incident is called, that angle of incident is called critical angle। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। नोट कर लो इसको, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की, तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, देखो सपोज करो लाइट यहाँ से इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लूंगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लूंगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे पता है 90 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं फॉर्मूला, n1 sin i, स्नेल्स लॉ, n1 sin ic इक्वल टू n2 sin, साइन कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आईसी क्या हो जाएगा आपके पास, साइन आईसी इक्वल टू n2 बाय n1, साइन आईसी बराबर हो जाएगा n2 बाय n1, ठीक है। n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेयरर वाले का, और n1 किसका है, डेंसर वाले का, ठीक है। कौन बड़ा है, n2 बड़ा है कि n1 बड़ा है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और रेयरर का कम होता है। तो जब भी आपको कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पता नहीं दिया नहीं होता कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, आपको खाली पूछते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा।
तो उस केस में क्या करोगे आप, साइन आई सी बराबर ऊपर वाला जो है वो स्मॉलर लेना है आपको, स्मॉलर म्यू, नीचे वाला लार्जर म्यू या ग्रेटर म्यू। ऊपर वाला हमेशा स्मॉलर होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ऊपर वाला बड़ा हो गया तो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो विच इज नॉट पॉसिबल। साइन की वैल्यू 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, तो ऊपर हमेशा स्मॉलर आएगा, नीचे हमेशा लार्जर आएगा, तब 1 से छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखना थोड़ा। तो मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से, अगर अबव एंगल क्या हो जाए तो क्या होगा। अब आते हैं हम, जब एंगल क्या हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से, इस एंगल को और बढ़ाओ, और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये डेंसर मीडियम आपका, ऊपर वाला रेयरर मीडियम। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कब होता है, when rays goes from denser medium to rarer medium and incident angle is greater than critical angle, तो उस केस में लाइट जो होगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। टोटल क्यों बोला, क्योंकि टोटल मतलब 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी, 100% लाइट विल गेट रिफ्लेक्ट, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला, ठीक है। इसके आपने फिनोमिना पढ़े होंगे, जैसे मिराज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे बहुत गर्म जो प्रदेश होते हैं, गर्म जगह होती है, वहां पर आपको सड़क पर पानी जैसी कुछ इमेज दिखाई देती है, ठीक है। आप कभी सड़क पे निकलोगे तो आपको पानी जैसी कुछ इमेज दिखाई देगी, आपको लगेगा वहां पर पानी है, तो वो किस कारण होता है, वो जो स्काई होता है, जो आसमान होता है, स्काई की इमेज नीचे फॉर्म होती है, ठीक है। और ठंडे जो जगह होती है वहां पर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जो जैसे जहाज वगैरह होते हैं, समुद्री जहाज, वो कभी कभार ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो समुद्री जहाज क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, उसको लूमिंग बोलते शायद, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना, कब होगा ये, इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी होता है, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब, अच्छा सा सवाल है। आप लोग कभी किसी बड़े पार्क वगैरह में गए हो, अच्छे पार्क में, तो वहां पर क्या होता है, फाउंटेन्स वगैरह लगे होते हैं, और नीचे क्या होता है, वहां पर एक लाइट होती है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर से लाइट बाहर आती रहती है, ठीक है। तो सपोज करो ये पानी की सरफेस है, और इसके नीचे ये क्या है, लाइट का सोर्स, लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पानी है जो भी है, ग्लास है जो भी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 2 दे रखा है। बाहर क्या है आपका, म्यू इक्वल टू 1 है। तो इसमें से लाइट देखो, अब हम बाहर से देख रहे हैं इसको, तो लाइट जो है वो ऐसे करके जा रही होगी और ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही होगी, डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है। जितने दूर पॉइंट लूंगा, मान लो यहाँ पॉइंट लिया, अगेन अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया, तो जैसे जैसे मैं इसको दूर लेता जाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये आईसी हो जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट दूर ले जाता जाऊंगा, जब आईसी हो जाएगा तो अब लाइट क्या होगी, ऐसे जाएगी। और अब फर्दर और आगे आ जाऊंगा, एंगल क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा,
और ग्रेटर देन आईसी हो गया तो लाइट बाहर थोड़े आएगी, लाइट तो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट क्या होगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट जो है मुझे एक सर्कुलर एरिया से ही आती हुई बाहर नजर आएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं पैच। एक ब्राइट पैच बनेगा, इसे बोलते हैं ब्राइट पैच। मतलब मुझे एक सर्कुलर एरिया से ही लाइट बाहर आती हुई नजर आएगी, तो उसका एरिया निकालना है। सपोज करो ये डिस्टेंस है, पानी के अंदर कितनी डिस्टेंस पे था ये लाइट, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे था। लाइट का सोर्स 1 मीटर के डिस्टेंस पे था, मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा, मुझे इस एरिया, ये जो ब्राइट पैच है इसका एरिया फाइंड करना। फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच। इस ब्राइट पैच का एरिया क्या होगा मुझे ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पानी के अंदर एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है और लाइट जो है एक सर्कुलर एरिया से ही बाहर आती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा दूर पॉइंट लूंगा उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा और एक एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा। सॉरी, इसको मैंने यहां से नहीं करना चाहिए था, इसको सर्कल जो है वो यहां से ही बन जाएगा। ठीक है, सर्कल जो है यहीं से बन जाएगा। इसके फर्दर तो फिर लाइट क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये लाइट भी ऐसे सीधी चली जाएगी। तो केवल इतने एरिया से ही मुझे लाइट बाहर आती हुई नजर आएगी। तो इस ब्राइट पैच का एरिया क्या होगा मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो ब्राइट पैच का एरिया फाइंड करने के लिए देखो, ये सेंटर होगा, आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को सपोज करो ये डिस्टेंस है x। ये कैसे निकलेगा? आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, ये एंगल कितना होगा? ये आपका आईसी होगा। ये एंगल कितना होगा? आईसी, क्योंकि लाइट की रे ऐसे जा रही है और इसके बाद ये ऐसे जा रही है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आईसी कैसे निकलेगा? पहले आईसी निकालते हैं। आईसी, साइन आईसी डायरेक्ट निकालता हूं मैं। साइन आईसी क्या होता है? स्मॉलर म्यू अपॉन ग्रेटर म्यू। स्मॉलर कौन है? 1/√2। तो आईसी कितना हो जाएगा? साइन आईसी की वैल्यू 1/√2 पर कितने एंगल पे होती है? 45 पर। तो आईसी कितना हो जाएगा? 45। अब ध्यान से देखो, ये नॉर्मल है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों के दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये आईसी, तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा वाला? यहां से लेके यहां तक, ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको देखो, इसको देखो, ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल भी आईसी हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, नाम लिख लो चाहो तो। लाइट का सोर्स इसको एस बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, ए एस अपॉन ए बी या फिर ए बी अपॉन ए एस। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी एस। ए बी एस में देखो, ए बी अपॉन ए एस। इस ट्राइंगल में देखो, ए बी अपॉन ए एस। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना? ए बी अपॉन ए एस क्या हो जाएगा? tan 45 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू ए एस tan 45। tan 45 की वैल्यू पता ही है आप लोगों को कितनी होती है? 1 होती है tan 45 की वैल्यू। ए बी की जगह ए बी क्या है? ए बी मैंने x मान रखा है, या रेडियस मान लो। ठीक है, रेडियस है ये। ए एस कितना है? ए से लेके एस तक कितना है? 1 मीटर। तो 1 इंटू tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 1 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल बन रहा है तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्राइट पैच। ब्राइट पैच का एरिया क्या हो जाएगा? पाई एक्स का स्क्वायर। तो पाई एक्स कितना है? 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पाई, यूनिट किसमें दे रही है? मीटर में। तो पाई मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? ठीक है, इसको नोट कर लो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।